चाय बेचने वाला लड़का भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का भारत का राष्ट्रपति कलाम बन सकता है, तो इसी तरह से कोई भी लड़का कुछ भी बन सकता है आगे जाके, लेकिन वो ऐसे सड़क हादसे पर मर गया। तो नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ सतीश कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे स्टार्टअप स्ट्रगल के रिलेटेड मैं एक और अपडेट को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मैं पीएमओ को कंप्लेंट किया था मिसबिहेवियर ऑफ बैंक मैनेजर्स के रिगार्डिंग। सो उन्होंने डायरेक्टली बैंक का हेड ऑफिस को, एसबीआई का हेड ऑफिस को भेजा था। उधर से वो ऐसे लो फॉरवर्ड होके अपनी बैंक मैनेजर तक आके पहुंचा था। फिर वो आने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया था, वो लास्ट वीडियो में मैं शेयर किया था। और उसके बाद मैं उसके साथ भी ज़्यादा बात करना नहीं चाहता था। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजा है। अब उस ईमेल में उसके रिगार्डिंग ही जिक्र किया है, और इसमें इन्होंने साफ तरीके से बता रहे हैं कि मैं इस तरह से कुछ नहीं बोला। मतलब मेरा स्टार्टअप एक डमी कंपनी है, शेल कंपनी है, इस तरह उन्होंने बोला था। गांव में कौन स्टार्टअप करता है, ऐसा कैसे क्या चलता है, इन्होंने बोला था। पुराना मैनेजर था ना जो अतनी का, श्रीकांत रेड्डी, उन्होंने भी यही बोला था कि इधर अतनी में कौन स्टार्टअप करता है भाई, गाँव में कौन करता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और तुम्हारा शेल कंपनी है, इनको शेल कंपनी का मतलब क्या होता है ये भी पता नहीं है। उन्होंने पहले शब्द जब मैं बोला ना मैं 5 लाख का टर्म लोन चाहता हूँ मेरे स्टार्टअप के लिए और मेरा इतना ट्रांजैक्शन है, आई एम एलिजिबल फॉर दैट, वो बताया था ना, तब उन्होंने ऐसा ही बोला था और इन्होंने भी ऐसा ही बोला था। इसका ही मैं कंप्लेंट में जिक्र किया था। और इसके साथ इन्होंने और एक बात बोला था कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और DIPP रजिस्ट्रेशन, कर्नाटका स्टार्टअप सेल का एक उनका आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट और भारत सरकार का जो आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट आता है ना, ये सब उनका बकवास प्रोग्राम से इन्होंने ये बोला था। SBI का बैंक का मैनेजर ने ही बोला था, और उसका ही जिक्र मैं कंप्लेंट में किया था, PMO का जो कंप्लेंट में डाला था ना उसके में। और अब ये कहते हैं कि हम इसी तरह से किसी के साथ भी बात ही नहीं करते हैं, ऐसा कुछ करते ही नहीं, इस तरह से डाल के इन्होंने मुझे क्या बोला है कि एप्लीकेशन देने के लिए बोला है अलॉन्ग विथ सब डॉक्यूमेंट्स। सो मैं तो अब ऑलमोस्ट ऑल मेरे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रेडी है। और मैं जो कोटेशंस लिया था ना वो 70% अमेज़न का कोटेशंस थे। अमेज़न बिजनेस में कोटेशन मिलता है, उधर से मैं लिया था। इनका क्या है कि हम अमेज़न को नहीं देंगे, तुम लोकल वेंडर से ही खरीदी करना चाहिए। और इसमें दिक्कत क्या है कि मुझे ऑनलाइन में अमेज़न में जो मिल रहा है और बाकी ई-कॉमर्स साइट पे जो मिल रहा है ना, उसके कंपैरिजन ऑफलाइन में मुझे 70,000 तक ज़्यादा पैसा जा रहा है। और वो बचाने की मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन बैंक मानने के लिए तैयार नहीं। अब देखो, ये वेंडर को मतलब सप्लायर्स को भी ये इसका नेट बैंकिंग से ही डालने वाला है मैनेजर, और मैं मेरा कार्ट में डाल के अमेज़न का बिज़नेस अकाउंट इसको दिया तो लॉगिन करके वो सीधा उधर भी डाल सकता है। लेकिन उसको क्या है ना, भारत का पैसा बर्बाद करना है, और जितने भी युवाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए मौका होता है ना उनको कट करना है। ऐसे मेंटालिटी के लोग ही इधर आके बैठे हैं, और मैं तो इसमें हेल्पलेस हूँ। इसलिए मैं आज सांगली को जा रहा हूँ। सांगली इधर से टोटली 100 किलोमीटर है मेरे ऑफिस से, और उधर जाके मैं एक और बार कोटेशन लेने वाला हूँ इन सब चीज़ों को ऑफलाइन शॉप से। और इसके साथ में उधर का बैंक को भी यही मेरा जो पुराना एक सब बनाया था ना मैं एप्लीकेशन और मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उनको भी दे रहा हूँ। मतलब उनको देने के लिए तैयार है, तो मैं उधर एक और सब ब्रांच, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस कर्नाटक में होगा और वर्किंग ऑफिस उधर सांगली में होगा। इस तरह के मैं कोशिश करने वाला हूँ, फिर से सांगली, कोल्हापुर, ऐसे पुणे। ठीक है, इस तरह से मैं करना चाहता हूँ। अब तो मैं सीधा सांगली को जा रहा हूँ और उधर कोटेशंस लूँगा, और इसके साथ मैं कुछ दिखाने का चीज़ है तो इन्फॉर्मेशन है तो साथ में जर्नी में शेयर करूँगा। चलिए चलते हैं दोस्तों। अब मैं अतनी से सांगली को जा रहा हूँ, और ये बेलगावी बीजापुर नेशनल हाईवे है। ये हाईवे क्या है ना, सिर्फ कागज़ों पर है, रियलिटी में हाईवे नहीं है। इतने दिनों तक इधर कुछ नहीं था, अब ये 1.5 साल से रास्ते का काम चल रहा है। आप इस रास्ते को दुनिया का सबसे डेंजरस रोड भी कह सकते हो, क्योंकि ये दिन में थोड़ा दिखता तो है, रात में इधर ऐसा ट्रैफिक होता है ना, उधर का वाले इधर, इधर वाले उधर, हाई बीम लगाना, डिम्पल देना, ऐसा करके रोज़ एक दो किसी ना किसी गाड़ी ठोका ही होता है। बाइक वाले ट्रक को ठोकते हैं, नहीं तो ट्रैक्टर को ठोकते हैं, ट्रक वाले किसी कार को ठोकते हैं, इस तरह से चीज़ें हैं। और कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, दारू पिए लोग होते हैं ना,
ड्रिंक एंड ड्राइव, और वो इस तरह का साइड रोड पर भी चढ़ाते हैं। 1.5 साल से हो रहा है दोस्तों, ये सिर्फ 8 किलोमीटर तक होगा ऐसा ही, आगे तो कुछ नहीं बन रहा है। सिर्फ मैं 1.5 साल से देखता हूँ ये इतना ही चल रहा है। और क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है मुझे तो पता नहीं। ये दिन में थोड़ा ठीक है, हम सेफली जा सकते हैं, लेकिन नाइट में तो ये वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रास्ता है। मतलब कुछ दिखता नहीं है, उस तरह से हो जाता है। और किधर खड्डे है क्या है पता नहीं, और गाड़ी का तो तगड़ा नुकसान तो होता है। गाड़ी का तगड़ा नुकसान होने दो, लेकिन जो बाइकर्स है ना उनका बुरा हाल होता है। हमारे देश के लिए हर आदमी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कोई एक यंग जवान लड़का बाइक के ऊपर जा रहा है तो वो आगे जाके कुछ भी बन सकता है। चाय बेचने वाला लड़का भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का भारत का राष्ट्रपति कलाम बन सकता है। तो इसी तरह से कोई भी लड़का कुछ भी बन सकता है आगे जाके, लेकिन वो ऐसे सड़क हादसे पर मर गया तो नुकसान सिर्फ उनका परिवार वालों का नहीं है, वो टोटल देश का नुकसान है। इसलिए सेफेस्ट रोड्स को बनाने की ज़रूरत है। मैं डेंजरस इसलिए कह रहा हूँ कि उधर ऊपर भी हम सेफली नहीं जा सकते, नीचे भी नहीं जा सकते। और रात में क्या होता है, फुल ट्रैफिक जाम होने से पता नहीं चलता किधर रोड है किधर नहीं है। और इतना एज कट छोड़े है ना, देखिए वो शार्प एज कट को छोड़े है, मतलब गाड़ी पलटी भी हो सकता है, लोग गिर भी सकते हैं। बाइकर सब रॉन्ग रूट से आ रहे हैं। बाइकर सब रॉन्ग रूट से आराम से आ रहे हैं। अपना ही रूल्स है, वो तो सेफली जा रहे हैं, वो ठीक है, कैसे तो बनने दो। रोड बन रहा है ना, वो खुशी की बात है। ये बहुत बुरा रोड, मतलब बुरा रोड है दोस्तों। बेलगावी टू बीजापुर हार्डली एक 210 किलोमीटर है, लेकिन इसमें जाना है तो 8 से 12 घंटे लगते हैं। उतना बुरा रोड है। ये फाइनली बन रहा है, पूरा तो नहीं है, इधर ही 8 किलोमीटर कुछ कुछ चल रहा है। होता है, भारत एक बड़ा देश है और बड़े देश में थोड़ा ऐसे छोटे मोटे होते रहते हैं कुछ ना कुछ। हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो हम सिर्फ ब्लेम तो कर सकते हैं, आवाज़ तो उठा सकते हैं, इतना तो करना ही चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 दिया है, उसका न्यूज़ वाले तो उनका काम है, वो काम नहीं कर रहे, तो हम पब्लिक तो करना ही चाहिए। वैगनर वाला के इसके ऊपर चढ़ा था, कल ही इसके ऊपर वैगनर ऐसा चढ़ के ऐसा ही इधर ऐसा पलटी होके गिरा था। खतरनाक तो है दोस्तों ये रोड, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड। दोस्तों यहाँ के लोगों को ज़मीन तो भरपूर है, मतलब कोंकण में गया तो कैसा रहता है कि उधर सिर्फ गुंटे के ऊपर प्लॉट की तरह उनका ज़मीन रहते हैं, 1 गुंटा 2 गुंटा। इधर इनका 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ ज़मीन रहता है। लेकिन क्या है ना, पानी का कमी है इधर। ये गन्ना भी देखिए आगे ट्रैक्टर पर जा रहा है, वो भी सूखा सूखा जैसा दिखता है। मतलब पानी की कमी की वजह से इधर उतना एग्रीकल्चर ग्रो नहीं हो रहा है। और मतलब हर चीज़ में दिक्कत तो है, अभी भी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और इम्प्रूवमेंट बहुत चाहिए इधर। मतलब हम पढ़े लिखे लोगों को वोट दिया तो सब कुछ होता है, लेकिन लोग तो जात और धर्म देख के हर बार क्रिमिनल को ही वोट देते हैं हर तालुक में। और फाउंडेशन ही ठीक नहीं है तो आगे आने वाला सीएम और पीएम क्या करेगा। हम लोग क्या करते हैं कि पीएम और सीएम अच्छे हैं सोच के हमारे एरिया में गधों को चुन के लाते हैं, और सीएम पीएम अच्छा है तो भी गधे गधे ही होते हैं इधर लोकल हमारे एरिया में। और इधर का गधे होने से वो कुछ करते नहीं। पता नहीं ये कब रोड कंप्लीट होगा।
दोस्तों, मैं फाइनली सांगली को आके सारा कोटेशंस लिया हूँ और बहुत भूख लगी थी, नाश्ता भी करके अभी अभी आया हूँ। और मुझे जितना प्रोडक्ट्स चाहिए थे ना, उसमें से 70% प्रोडक्ट्स यानी इक्विपमेंट्स सांगली में अवेलेबल नहीं है। इधर जितना अवेलेबल थे ना, उन सब का कोटेशंस लिया हूँ। और बाकी का जो प्रोडक्ट्स है ना, मैं पुणे से, वहाँ मेरा दीदी है, वो कोटेशन लेगी, मैं उसको ही मैं बैंक लोन के साथ सबमिट करूँगा। एक्चुअली ऑनलाइन और ऑफलाइन को मैं सोचा था कि 70,000 डिफरेंस हो रहा है, और अब इधर आने के पता चला कि और 20-30 हज़ार ज़्यादा हो रहा है, मतलब 1 लाख तक ज़्यादा हो रहा है। और इधर क्या हो रहा है कि ऑफलाइन वाले थोड़ा सर्विस देते हैं, लेकिन इनका और उनका वारंटी देखा तो ऑनलाइन वाला भी 1 ही साल वारंटी दे रहा है, ऑफलाइन वाला भी इतना ही दे रहा है। और नेक्स्ट वो क्या है कि उनका कुछ आया तो भी, ऑनलाइन से हम खरीदी करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आया तो भी हम वो रिपेयर करने के लिए सर्विस चार्ज देना ही पड़ेगा। यदि हम कुछ हुआ है सोच के कंपनी को हम रिपेयर किया, ये प्रोडक्ट में दिक्कत है, वो कंपनी हमको घर से ही वो कोरियर से लेगी और रिपेयर करके हमारा घर का एड्रेस को ही भेजेगी। और ऑफलाइन वालों का कैसा है कि हम इधर ही आके उनका दुकान को आके देना पड़ेगा, और वो उतना टाइम लगेगा, 2-3 बार आना पड़ेगा। इस तरह से चीज़ें हैं। मतलब दोनों का, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का प्लस एंड माइनस है। और मैं ये बैंक मैनेजर कोऑपरेशन तो नहीं करने वाला, इसलिए मुझे ऑफलाइन से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं लोन पर ले रहा हूँ। 1 लाख का तो कुल मिला के घाटा है। फिर क्या करेंगे, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। मैनेजर थोड़ा समझदारी दिखा के, जैसे भी ये ऑफलाइन स्टोर वालों को वो करने वाला ही है, उसी जगह मैं अमेजन का लॉगिन करके दिया मेरा अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, और उसमें वो सीधा उसका नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकता है बैंक में बैठ के ही। लेकिन उसको क्या है कि मुझे तकलीफ़ देना है, वो लोन देता है कि नहीं, यही पहला डाउट है, और वो तो गुस्से में है। और नेक्स्ट चीज़ ये करने के लिए बोला तो वो कोऑपरेशन नहीं है उसका, वो जाने दो, क्या होता है होता है। अब तो मेरा काम हो चुका है, मैं घर को रिटर्न जा रहा हूँ। अगला वीडियो में मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाऊँ और क्या क्या डॉक्यूमेंट के साथ मैं बैंक को लोन एप्लीकेशन दे रहा हूँ, और एक बार वो दिखाऊँगा। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।